हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे भी पता है कि आप बहुत बढ़िया ही होंगे। तो चलिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो चैप्टर चल रहा है उससे आगे एक मेथड आपने कर लिया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके दो पार्ट थे, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एक नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो अब आप सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको आपने समझनी है कि सबसे पहले सुपर प्रॉफिट क्या चीज होती है। पहले मैं एग्जांपल देके बता देता हूं कि सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब कोई एंटरप्राइजेस, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा प्रॉफिट अर्न कर रही होती है जो नॉर्मल बिजनेस हाउसेस अर्न नहीं करते हैं ड्यू टू गुडविल, तो इस तरह का प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कहलाता है। जैसे सिमिलर बिजनेस में एक आदमी ने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं और आपने भी 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो बाकी जो एंटरप्राइजेज हैं, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो उसके अंदर 10% प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। इसका मतलब 1 लाख रुपए अर्न कर रही हैं, जबकि आप 15% यानी कि 1,50,000 अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब आप 50,000 मोर प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं और वही आपका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। इसको चाहे एग्जांपल 1 लाख से देके देख लेते हैं। इफ अ फर्म हैज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ₹1 लाख एंड इट्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%, दैट इज 15,000। नॉर्मल रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, यानी कि बाकी सब लोग जो आपके जैसा ही बिजनेस करते हैं उनको 10% के हिसाब से रिटर्न मिलता है, जो 10,000 के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब आप जो सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो होगा एक्चुअल प्रॉफिट, या पास्ट ईयर्स की कुछ और भी एवरेजेस निकाल सकते हैं। जैसे आपने सिंपल एवरेज में निकाला था, उसके हिसाब से भी अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो वो आपके पास 15,000 है। इस क्वेश्चन में पास्ट एस्टिमेट के हिसाब से एक ही साल की बात करी गई है, तो हमारे पास एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट भी 15,000 ही होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सिमिलर बिजनेस के अंदर जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है वो 10% के हिसाब से 10,000 है। इसका मतलब 5,000 से ज्यादा प्रॉफिट आप कमा रहे हैं नॉर्मल बिजनेस हाउसेस के मुकाबले। तो यही जो प्रॉफिट है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है, सिमिलर अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड करके। ठीक है सर, तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट का मतलब हो गया द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है वही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं जिसको आपने समझना है, तो एक एक करके चलिए समझते हैं। 3 टर्म्स हैं आपके पास। एक तो बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज होती है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसके लिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझना पड़ेगा। बैलेंस शीट के अंदर ये साइड असेट साइड दिखाई देती है और ये साइड कैपिटल एंड लायबिलिटी को दिखाई देता है। यहां पर जो असेट्स होती हैं वो करंट असेट्स या फिक्स असेट्स के रूप में हो सकती हैं, और फिक्स असेट्स फाइनली आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स के रूप में दिखाई देती हैं। तो वो गुडविल भी हो सकती है और बाकी सारी असेट्स यानी कि फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, सारी फिक्स असेट्स सारी मिलाकर। और इसके अलावा बिजनेस के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं, वो या तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती हैं या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अब ये सब नॉन ट्रेड और ट्रेड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? इनका मतलब यह है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए की जाती हैं, जो बिजनेस के अंदर बिजनेस से रिलेटेड ही एक्टिविटीज से उसके अंदर ग्रोथ करने के लिए की जाती हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। या बिजनेस के अलावा आप कहीं जो आपके सरप्लस फंड होते हैं बिजनेस के, उस फंड को कहीं पे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न आता रहता है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। यानी कि ये पैसा बिजनेस के बाहर जा चुका है, ये बिजनेस के अंदर नहीं लगा हुआ है। ये मकसद है यहां पर इसको समझाने का, यानी कि ये पैसा बिजनेस के अंदर एज ए कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपने सिर्फ सरप्लस फंड होने की वजह से कहीं बाहर आउटसाइड बिजनेस कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाता, यानी कि डिडक्ट कर दिया जाएगा। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके एसेट साइड में फिक्टिशियस असेट
या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में दिखाई देती है। फिक्टिशियस असेट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके लिए वो ऐसी असेट होती है जो एक्चुअली असेट होती ही नहीं है, सिर्फ मान ली जाती है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पैसा जो आपने एक लार्ज एडवर्टीजमेंट के रूप में खर्च किया था, मगर वो 1 साल के अंदर उसका बेनिफिट मिलना नहीं है, तो उसका कुछ पोर्शन आपने इस साल में राइट ऑफ कर दिया और बाकी पोर्शन फिक्टिशियस असेट के रूप में बैलेंस शीट में छोड़ दिया। जबकि ये असेट नहीं है, ये एक एक्सपेंडिचर ऐसा है जो हो तो चुका है, यानी कि ये वाला पैसा बिजनेस से बाहर जा चुका है, ये बिजनेस में नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं होगा। ठीक है सर। और गुडविल की कैलकुलेशन के लिए तो हम कर ही रहे हैं, तो अगर कोई भी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखाई देती है तो ये भी पैसा आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो गुडविल है वो कोई अमाउंट नहीं होता जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, बल्कि वो एक ऐसी क्रिएशन होती है जो टाइम पीरियड के हिसाब से गुडविल बनती चली जाती है बिजनेस के अंदर। तो ये एक अमाउंट है जो इन्वेस्ट नहीं कर रखा बिजनेस में, ये एक सिर्फ ऐसी एसेट क्रिएट की गई एसेट है जो अपने आप बिजनेस के अंदर दिखाई देने लग जाती है। नॉर्मली बिजनेस में गुडविल को हम दिखाते नहीं है, जैसा कि आपने AS 26 में पढ़ा था। मगर अगर कोई भी बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे रही है तो उसको कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन में नहीं लिया जाता। अब लायबिलिटी साइड में आ जाते हैं। लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल दिखाई देगा, या आपने कुछ पैसा रिजर्व के रूप में रखा हुआ है तो वो भी यहां दिखाई देगा, किसी भी रिजर्व के रूप में होगा। और बाहर से कुछ पैसा आपने ले रखा होगा, यानी कि आपने अगर माल बेच रखा है और आपके पास पैसा नहीं आया तो आपके पास क्रेडिटर्स होंगे, या अगर आपने माल ले रखा है और आपने अगर पैसा नहीं दिया है तो आपके पास क्रेडिटर्स होंगे। इसका मतलब वो पैसा जो आपने अभी आउटसाइडर्स को देना बाकी है, या आपने कहीं बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है तो वो पैसा भी आपने ले रखा है। और कोई आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में भी अगर पैसा आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में भी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो वो भी पैसा आपके बिजनेस के अंदर लगा रखा है यहां पर। मतलब बेसिकली मतलब ये है कि आपको 2 तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी, या तो आप असेट साइड में से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे या लायबिलिटी साइड में से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो अगर मैं असेट साइड में चला जाऊं, मैं पहले लायबिलिटी साइड की बात करता हूं। मैं अगर लायबिलिटी साइड में चला जाऊं तो ये पैसा कैपिटल के रूप में, रिजर्व्स के रूप में, ये सारा पैसा आपका लगा हुआ है जो आपने बिजनेस में लगाया था। और ये गुडविल का पैसा जो आपने नहीं लगाया वो हट जाएगा। एक फिक्टिशियस असेट का पैसा जो आपने नहीं लगाया वो हट जाएगा। जो आपने सरप्लस पैसा बिजनेस के आउटसाइड जगह पे लगा रखा है वो हट जाएगा। तो इसका मतलब कैपिटल और रिजर्व्स के रूप में जो भी पैसा आपने लगा रखा है, लेस में गुडविल, लेस में ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और लेस में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और लेस में फिक्टिशियस, अगर आप कर देंगे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और अगर मैं असेट अप्रोच के हिसाब से चलूं, असेट के हिसाब से वो सारी टोटल असेट्स को टोटल अमाउंट कर लेंगे। टोटल अमाउंट में से ये वाली असेट हमारी बिजनेस में नहीं लगी, ये हटा देंगे। ये वाली असेट हमारी बिजनेस में नहीं लगी, ये भी हटा देंगे। ये वाली असेट ये भी हमारी बिजनेस में नहीं लगी, हटा देंगे। तो टोटल असेट्स में से अगर आप आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में जो भी पैसा है आपका वो हटा देंगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन निकल आएगा और यही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। तो आप चाहे असेट साइड से निकालें चाहे लायबिलिटी साइड से निकालें, आंसर सेम ही आएगा। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट, जिस तरह का डाटा क्वेश्चन में गिवन होता है, उस तरह के डाटा के बेसिस पर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे और फर्दर क्वेश्चंस को आगे कर लेंगे। तो चलिए, एक टर्म तो आपने समझी है, इस टर्म के अंदर जो भी डिस्कस किया है उसको हमने कुछ फार्मूले के रूप में दिखा दिया है। तो आप इसको पढ़ लेते हैं। आओ इसको पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर जो फार्मूला है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो लायबिलिटी अप्रोच के हिसाब से आपके पास जो फार्मूला काम कर रहा है वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो अभी डिस्कस किया हमने। कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ये लायबिलिटी साइड में से बात कर रहे हैं। कैपिटल प्लस रिजर्व्स लेस में असेट साइड में जो भी गुडविल का पैसा दिखाई दे रहा है अगर क्वेश्चन में है, और कोई भी फिक्टिशियस असेट्स
आपके बुक्स में दिखाई दे रही हैं या कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपके बुक्स में दिखाई दे रही है, उनको हटाने के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो आपको उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है। तो इसके लिए भी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर स्पेसिफाइड नहीं होता है कि वहां पर स्पेसिफाइड नहीं होता है कि वहां पर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, तो आप हमेशा उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे, उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो वो वाली इन्वेस्टमेंट हमेशा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाई देगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। और अगर हम असेट साइड की अप्रोच के हिसाब से चलें, असेट साइड में अभी आपको बताया जितनी भी सारी टोटल असेट्स होती हैं उनका टोटल कर लेंगे और उसमें से गुडविल का कोई अमाउंट दिखाई दे रहा है तो वो हटा देंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो पैसा सरप्लस के रूप में बाहर गया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में नहीं है, और फिक्टिशियस असेट्स का जो कोई पैसा जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है वो हटा देंगे, और लायबिलिटी अप्रोच, लायबिलिटी साइड के अंदर जो भी आउटसाइड लायबिलिटी है वो हटा देंगे। तो इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है सर, ये दोनों बातें कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड हमें समझ में आ गई हैं। तो दूसरी टर्म जो आपको समझनी है वो है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट या पास्ट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपने पिछले नॉर्मल सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीखा था, उसी को हम एवरेज प्रॉफिट मानते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स की प्रॉफिट है। नहीं तो आप अगर 1 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो आपके लिए वही एवरेज प्रॉफिट कहलाता है। तो एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, नॉर्मल एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट के रूप में, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के रूप में। तो उसमें से आप नॉर्मल लॉसेस, अबनॉर्मल लॉसेस या अबनॉर्मल गेन को हटा देंगे, जिससे, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड, तो उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक और टर्म है, दूसरी टर्म ये होगी, और तीसरी टर्म है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि सिमिलर बिजनेस के अंदर कोई बाकी इंटरप्राइजेस, बाकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का पैसा कमा रही हैं, तो वो निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप निकालते हैं, उसके लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है, जो आपने अभी अभी देखा। तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय द अदर्स फर्म ऑफ दिस सिमिलर नेचर इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। यानी कि किसी कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए लगाकर कितना पैसा, कितनी परसेंटेज वो कमा रहे हैं, को क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं आपको इस तरह का डाटा गिवन होगा, जिससे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो अब ये सारी बातें पढ़ने के बाद आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट या एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। और गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकलते ही आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा, और उससे उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए अब ये देखते हैं कि ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन समझ लेते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये सर कैसे होता है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक है, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द अबव 2 अप्रोचेस विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना हो तो आपको कैसे निकालना है, अभी अभी मैंने आपको इस तरह की बैलेंस शीट बना के दिखाई। तो यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग है, गुडविल है, तो गुडविल को हटाएंगे। अगर आपको एसेट अप्रोच से निकालना है या लायबिलिटी अप्रोच से भी निकालना है। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में ट्रेड बोला हुआ है, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, ये फिक्टिशियस दिखाई दे रहा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के रूप में। कैपिटल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि ये चीजें आपकी आउटसाइड लायबिलिटी दिखाई दे रही हैं, और ये कैपिटल दिखाई दे रही है, और ये रिजर्व दिखाई दे रहा है। बाकी सारी असेट्स अगर मैं असेट अप्रोच से निकालूं तो टोटल असेट्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट्स, इसके बाद आप आउटसाइड लायबिलिटीज को हटा देंगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को।
आपके पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम ये देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम्पल 1 है मेरे पास, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए देखा गया है। तो आपके पास जो क्वेश्चन था उसके बेसिस पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं। एक अप्रोच आपने जो पढ़ी थी वो थी असेट अप्रोच, तो मैं असेट अप्रोच से निकालता हूं। क्वेश्चन में असेट अप्रोच के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अभी हमने पढ़ा, टोटल असेट्स जो है उसमें से गुडविल अगर आपको दे रखी है क्वेश्चन से वो हटा देंगे, लेस में से फिक्टिशियस असेट अगर आपको दे रखी है वो हटा देंगे, और उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटीज को भी हटा देंगे। तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा जो क्वेश्चन के हिसाब से 3,90,000 आपके पास टोटल असेट्स हैं। दोबारा से दिखा देते हैं, टोटल असेट्स हैं 3,90,000, गुडविल है यहां पर 30,000 और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में फिक्टिशियस असेट दिखाई दे रही है 10,000 की। तो 30 माइनस 10,000 और कर देते हैं, 30,000 और 10,000 माइनस में 30,000 गुडविल का दिखाई दे रहा है सर, और 10,000 का फिक्टिशियस असेट दिखाई दे रहा है। और आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में 90,000 और 10,000 यानी कि 1 लाख रुपीस आउटसाइड लायबिलिटी हटा देंगे। तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगा वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अमाउंट है 3,90,000 माइनस में 1,40,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 2,50,000। तो इससे कैपिटल एम्प्लॉयड 2,50,000 आ गया। यहां पर जो गिवन इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में यहां समझना था, यानी कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है। और अगर मैं इसको लायबिलिटी अप्रोच के हिसाब से चलूं, लायबिलिटीज अप्रोच के हिसाब से चलूं, तो आपके पास फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड का कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल इफ एनी माइनस फिक्टिशियस असेट्स, क्वेश्चन में अगर गिवन है, माइनस में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। और यहां पर भी अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती तो भी आप उसको यहां पर हटा देते। तो अब इसके बेसिस पर भी फिक्टिशियस असेट्स के अलावा नॉन माइनस में यहां पर लिख देते हैं फॉर्मूले भी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। और माइनस में आउटसाइड लायबिलिटी करते हैं। तो यहां पर भी कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। तो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में 2 लाख है, रिजर्व्स के रूप में 90,000 है, और गुडविल और इसका पैसा हमने पता लगा ही लिया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में आपके पास 2 लाख, कैपिटल के रूप में 2 लाख, 90,000 के रूप में रिजर्व्स, और गुडविल के लिए 30,000 रुपए माइनस करना है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो फिक्टिशियस असेट के रूप में 10,000 दिखा दे रहा है वो माइनस करना है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के रूप में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है। तो आपके पास ये अमाउंट हो गया 40,000 रुपए माइनस कर देंगे तो 2,90,000 रुपए में से 40, तो 2,50,000 यहां पर आ गया। तो ये देखिए आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड चाहे आप असेट अप्रोच से निकालेंगे चाहे आप लायबिलिटी अप्रोच से निकालेंगे, दोनों का अमाउंट सेम आ जाता है। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था तो आपको उसको कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट ही मानना था, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर लगा हुआ था। तो चलिए आगे एक और
एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जगह नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होता है, एग्जाम्पल 2, ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जगह नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होता है, तो हम क्या करते हैं, तो टीएस ग्रेवाल सर की बुक का एक और एग्जाम्पल है, उसी को समझ लेते हैं। उसके अंदर आपके पास ये सारी एसेट्स दे रखी हैं। इन सारी एसेट्स के अंदर आपको गुडविल का पैसा जो 60,000 है वो दे रखा है और इन्वेस्टमेंट दे रखा है। क्वेश्चन में अगर खाली इन्वेस्टमेंट दिया गया होता है और कुछ नहीं लिखा होता है तो हमेशा इसको मानेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हमने भी इसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान लिया। स्टॉक है, डेटर्स हैं, कैश एट बैंक है और फिक्टिशियस असेट के रूप में 20,000 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है 20,000 रुपीज और कैपिटल के रूप में दे रखा है, रिजर्व्स दे रखे हैं और आउटसाइड लायबिलिटीज दे रखी हैं। तो इसके बेसिस पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। ठीक है सर, इसके बेसिस पर भी निकाल लेते हैं। तो आपके पास इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है लायबिलिटी अप्रोच से। लायबिलिटी अप्रोच से निकाल के देखते हैं। तो अभी आपने लायबिलिटी अप्रोच से फॉर्मूला पढ़ा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस, अगर क्वेश्चन में गुडविल है, माइनस क्वेश्चन में फिक्टिशियस असेट है और क्वेश्चन में कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है सर, अब निकाल लेते हैं। तो कैपिटल के रूप में आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख, दोनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल है, प्लस रिजर्व के रूप में आपको दे रखा है 1,80,000, माइनस गुडविल के रूप में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में गुडविल के रूप में दे रखा है 60,000 गुडविल दे रखी है और फिक्टिशियस असेट यानी कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के रूप में 20,000 क्वेश्चन में दे रखा है। और जो इन्वेस्टमेंट दे रखी है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन में इसके लिए स्पेसिफिक मेंशन नहीं है तो इसको हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे, जो क्वेश्चन में 1 लाख दे रखी है। तो बस इससे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो अमाउंट बन गया 1,80,000 माइनस कर दो, ये रहा। तो आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 4 लाख रुपीस दिखाई दे रही है, रुपीस 4 लाख। तो आपके पास लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है। अब असेट अप्रोच से ही भी निकाल देते हैं। इसका भी फार्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या होगा, फार्मूला लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा, जो मुश्किल नहीं है। अगर असेट साइड में बात करें तो सारी असेट्स, ऑल असेट्स लेस गुडविल लेस फिक्टिशियस असेट, जो पैसा हमारे पास आउटसाइड चला गया यानी कि वो किसी भी रूप में पैसा है नहीं बिजनेस के अंदर, वो वाला पैसा, माइनस में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज। ये आपका असेट साइड अप्रोच से निकल आएगा। तो हमारे पास टोटल असेट्स क्वेश्चन में गिवन है 7,80,000। गुडविल का पैसा ऑलरेडी क्वेश्चन में, अभी इसमें भी देख लेते हैं, 60,000 क्वेश्चन में गिवन है, गुडविल 60,000, ठीक है जी। और फिक्टिशियस असेट के रूप में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखे हैं जो 20,000 है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1 लाख रुपीस, माइनस में 1 लाख रुपीस। और उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में आपके पास टोटल अमाउंट है 80,000, 1,80,000 क्रेडिटर्स हैं, आउटसाइड एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीस टोटल यहां पर है। तो आपके पास ये हो गया माइनस 1,80,000, 3,80,000, तो ये अमाउंट आ गया 4 लाख कंप्लीट। तो इधर से भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का पैसा 4 लाख आ जाता है। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आना चाहिए, तभी आपके पास क्लियरिटी आएगी। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कई सालों की अलग अलग दे रखी होती है,
तो आपके पास या आपके पास ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी होती है। तो उन दोनों की एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को आप जोड़ देते हैं तो उससे भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो चलिए अब आगे के जो मेन क्वेश्चन आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के हैं वो करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर नहीं है तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास चाहिए, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करके उसका नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे और एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो जिससे आपके पास इसका अमाउंट आ जाएगा सुपर प्रॉफिट का। और सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल के अंदर उसको कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे सुपर प्रॉफिट को, जिससे आपकी गुडविल निकल आएगी। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई है। तो चलिए अब एक सुपर प्रॉफिट का छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जिससे कंसेप्चुअल आपको क्लियर हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है सर, इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं और फिर क्वेश्चन को निपटाते हैं। ये तो क्वेश्चन वर्बली ही हो जाएगा, तो मुझे लगता है इसको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम कर लेते हैं। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। फर्स्ट ईयर का 18,000, सेकेंड ईयर का 20,000 और थर्ड ईयर का 22,000। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000। फर्म के अंदर 60,000 की कैपिटल लगा रखी है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। नॉर्मल रेट रिटर्न ऑन द कैपिटल इज 10%, यानी कि जो भी एक फर्म इस वाले सेम बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो 6,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। कैलकुलेट, यानी कि यहां देखिए वो 6,000 का कमा रहे हैं और हम 18,000, 20,000 और 22,000, तो हमें एक एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि हम नॉर्मली एवरेजली कितना निकालते हैं। तो अगर मैं इसको कर दूं तो 20,000 दिखाई दे रहा है मुझे एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 6,000 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 14,000 सुपर प्रॉफिट है। वर्बली सवाल क्वेश्चन समझ में आ जाता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 3 years purchase of average super profit for the last 3 years. Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase of average super profit of last 3 years. Average super profit for the last 3 years के बेसिस पर आप प्रॉफिट गुडविल निकालेंगे। तो आप ये देखिए कि आपके पास एवरेज सुपर प्रॉफिट कितना चला आ रहा है। तो आपके पास अगर मैं एक एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहूं, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 11 है ये, आपके पास एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहूं, वो अमाउंट आ रहा है 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये अमाउंट हो गया 60,000 डिवाइड बाय 3, दैट इज 20,000। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है आपका। और आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में जो दे रखी है वो 60,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 10% है क्वेश्चन में गिवन। 6,000 आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आना चाहिए, जो नॉर्मली आप जैसा बिजनेस करने वाली दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कमा रहे हैं। तो एक्चुअली सुपर प्रॉफिट देखा जाए तो आपके पास है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आप नॉर्मली इस बिजनेस में कमा रहे हैं, लेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जो बाकी आउटसाइड बिजनेस कमाती हैं। तो यानी कि आपके पास 20,000 रुपए आप कमा रहे हैं और बाकी फर्म 6,000 रुपए कमा रही हैं। इसका मतलब
14,000 रुपीज आप एक्चुअली एक्सेस कमा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और अगर गुडविल निकालनी होती है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन ने बोला है कि गुडविल का अमाउंट होगा 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। लास्ट 3 years का एवरेज सुपर प्रॉफिट है 14,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में बोला है वो है 3, तो आपके पास 42,000 गुडविल का अमाउंट आ गया। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। बाकी डिटेल वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में बात करते हैं। तो आपको एक कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो अब एक और नया क्वेश्चन करने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए आप पता ही है आपको, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फटाफट कर दो, बेल आइकन दबा दो, तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी और आप अपने क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।